हेलो बच्चों। आज हम जिस ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्वेल्थ के सिलेबस से तो अब नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट और जेई के सिलेबस के अंदर वो आता है। वो है आपका 15 ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। कंपाउंड के बारे में अब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप या नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा है बच्चों हमारा? वो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली या इसका दूसरा नाम होता है हमारा बच्चों निकोजन्स, या कुछ लोग बोल देते हैं निक्टोजन्स। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली कौन सा है? ये हमारा 15 ग्रुप एलिमेंट है। 15 ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 15 ग्रुप है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ ए कहलाता है हमारा। कौन सा कहलाता है बच्चों? फिफ्थ ए कहलाता है। तो अब इसके बारे में हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। निक्टोजेंस इसको क्यों कहा जाता है? निक्टोजेंस इसलिए कहा जाता है कि कुछ इसके कंपाउंड जो होते हैं वो सफोकेटिंग होते हैं, पॉइजनस होते हैं, मतलब सफोकेटिंग होते हैं, पॉइजनस नेचर होती है। जैसे अमोनिया की दे दें, नाइट्रोजन भी सफोकेटिंग होती है नेचर में, इस वजह से इनको कहा जाता है निक्टोजेंस कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की बात करें, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आते हैं, वो है आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये 5 एलिमेंट आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो बच्चों फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये डाई एटॉमिक गैस है। कैसा है? डाई एटॉमिक गैस है नेचर में। जबकि अगर इन तीन एलिमेंट की अगर हम बात करें, ये तीनों के तीनों टेट्रा एटॉमिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रा एटॉमिक यानी P4, AS4, SB4, यानी टेट्रा एटॉमिक स्टेज के अंदर। पी फॉस्फोरस जो है वो बच्चों नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। मेटेलॉइड की कैटेगरी में आते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। बिस्मिथ जो होता है वो मोनो एटॉमिक है और कैसा है आपका? मेटेलिक है नेचर में, मेटेलिक नेचर में। तो अगर हम इनकी बात करें फिजिकल स्टेट की, तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट होती है। अगर इनके बच्चों हम बात करें दूसरा एटॉमिक नंबर की बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 7, फॉस्फोरस का हो जाएगा 15, आर्सेनिक का हो जाएगा 33, एंटीमनी का हो जाएगा 51 और बिस्मिथ का हो जाएगा 83। ये इनका बच्चों हमारा एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर से क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है, क्या इससे कॉन्क्लूड कर सकते हैं? इससे कॉन्क्लूड कर सकते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बच्चों तो हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों यहां बात करते हैं इनका जर्नल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्वेश्चन आपका सिंपल इस पे बन जाएगा आपका। देखिए नाइट्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3। ऐसे ही अगर हम फॉस्फोरस का करेंगे तो हमारे पास 3s2 3p3 ये आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट शेल का, वो होगा ns2 np3। क्या होगा बच्चों? ns2 np3। इसका मतलब यहां से कंक्लूड हम ये करेंगे कि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने ये वाले दे दे बॉन्डिंग के लिए, या पूरे के पूरे आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए दे दे। यानी जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका या तो +3 होगा और +5 होगा। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट का यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे, अगर मैं कहूं ns2 np3, यानी कि जो एलिमेंट साइज में छोटा है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? पी सब शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अगर 3 ले सकता है तो -3 भी शो कर सकता है। और कौन शो कर सकता है? स्पेशली छोटा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
यानी नाइट्रोजन शो कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाइट्रोजन इस ग्रुप का एक अकेला एलिमेंट है जो -3 से +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या करता है? सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। बाकी एलिमेंट जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उनका क्या होता है? +3 होता है और +5 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमेशा स्टेबिलिटी हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। हैवियर एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल का NS इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लेस स्टेबल होता है। यानी अगर हम बात करें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो इसके अंदर जो ऑर्डर होगा हमारा वो ये होगा, यानी बिस्मिथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। बिस्मिथ जनरली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट है आउटर मोस्ट शेल के NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना इन हेवियर एटम्स। और बिस्मिथ क्या है आपका? बड़ा एटम है आपका, तो क्या होगा आपका? नॉन पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NS इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग। ये बच्चों इसकी वजह से, इसी को कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। एक क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोर स्टेबल, तो +3 में आप ऐसे बताएंगे और +5 के केस में ऐसे बताएंगे। अच्छा, अगर इसमें हम बात करें कि इन एलिमेंट की कोवलेंसी कितनी हो सकती है, तो यूजुअली अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं? जनरली कोवेलेंसी इन कंपाउंड की 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी इनकी 6 भी हो सकती है। क्या होती है आपकी जनरल कोवेलेंसी इन कंपाउंड की? थोड़ा सा ऊपर कर दें बच्चों इसको। कोवेलेंसी जो होती है वो 3 होती है इनकी, जैसे PH3, NH3, लेकिन नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो हो सकती है वो 4 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4। जैसे आपको पता है, एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव कितनी हो सकती है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, यानी 4 अदर एटम्स के साथ वो कोवेलेंटली लिंक है। अच्छा, बाकी एलिमेंट की कोवेलेंसी मैक्सिमम जो हो सकती है, मैक्सिमम वो 6 हो सकती है। जैसे आप देखें ना, PCl6 नेगेटिव, तो 6 अदर एटम्स के साथ वो लिंक है। ठीक है, PCl5 तो होता ही है, आपको पता है, 3 भी हो सकता है आपका, 5 भी हो सकता है। जनरल बात बताइए मैंने कि जनरल 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? 6 तक हो सकती है। जबकि नाइट्रोजन के केस में सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट को वायलेट नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कोवेलेंसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन सुंदर सा बन जाएगा। अब बच्चों और जनरल प्रॉपर्टीज की इसके बारे में बात करते हैं। ये बातें आपने नोट कर ली होंगी, आई होप। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ व्हाइट और रेड फास्फोरस में फर्क क्या है, इस पे क्वेश्चन हमारा बनता है। व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस है। कैसी है? मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस है बच्चों। और ब्लैक फास्फोरस मोस्ट नॉन रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस है। नॉन रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, यानी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है आपकी? मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है आपकी? थर्मोडायनेमिकली भी मोस्ट स्टेबल किसको कहें हम? वो है हमारा ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इसलिए है क्योंकि ये पॉलीमेरिक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? पॉलीमेरिक शीट लाइक। बहुत सारे फास्फोरस इसमें जुड़े रहेंगे, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मोस्ट अनरिएक्टिव फॉर्म, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी।
रेड फॉस्फोरस आपका इन दोनों के बीच का, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत कम रिएक्टिव है। रेड फॉस्फोरस के अंदर क्या होगा बच्चों, ये एग्जिस्ट करता है P4 फॉलिक्यूल की फॉर्म में, P4 ये एग्जिस्ट करता है P4 का होल N की फॉर्म में, यानी पॉलीमेरिक फॉर्म में। पॉलीमेरिक फॉर्म होने की वजह से इसकी रिएक्टिव इसके कंपैरिजन में कम होती है। अच्छा, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हम येलो फॉस्फोरस भी बोल देते हैं। येलो फॉस्फोरस बोलने का पर्पस क्या है, येलो फॉस्फोरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम जाती है व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर और वो हल्की पीली दिखाई देती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए येलो फॉस्फोरस बोल देते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन बच्चों बड़ा सुंदर सुंदर आपका बनेगा। क्या क्या सुंदर और बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस का, अगर हम बात करें तो बच्चों इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये जो पीपीपी आपको दिखाई दे रहा है, पीपीपी बॉन्ड एंगल जो होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन इसके केस में वो 109 डिग्री नहीं होता, बॉन्ड एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होने की वजह से इसके अंदर हाईली स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो एक दो बॉन्ड एंगल को आप खींच के कम करके ऐसे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें स्ट्रेन बढ़ गया। स्ट्रेन बढ़ने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। आपसे पूछेगा व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू इट्स हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर। पीपीपी बॉन्ड एंगल भी आपको याद कर लेना है, वो कितना डिग्री होता है, टेट्राइडल ना होके कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, डेस्पाइट हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए रेड फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी कम होने का एक ही रीजन है। रेड फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है बच्चों। अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अरे ऐसे नहीं होना था भाई, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से व्हाइट के कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है कम डेंस होता है, रेड फॉस्फोरस ज्यादा डेंस होता है। ये कैसा होता है आपका, लेस डेंस, और ये होता है आपका कैसा, मोर डेंस, मोर डेंस, ठीक है, लेस डेंस और मोर डेंस, ठीक है। इसकी डेंसिटी 1.8 के अराउंड होती है ग्राम पर सीसी, उसकी 2.1 के करीब, वो याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये होता है, ये होता है गार्लिक लाइक स्मेल, गार्लिक लाइक स्मेल, और ये होता है ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, यानी इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, इसके अंदर गार्लिक लाइक स्मेल होती है। ये बेस से रिएक्ट करके, बेस से रिएक्ट करके फॉस्फीन गैस देता है, जबकि ये बेस से रिएक्ट नहीं करता, बेस से रिएक्ट नहीं करता। ये फॉस्फीन गैस देता है, वो बेस से रिएक्ट नहीं करता। दूसरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें नोट करते जाओ, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है, डिफरेंस हम बता रहे हैं इसके। दूसरी चीज और क्या चीज होगी इसमें, लेस डेंस, गार्लिक लाइक स्मेल, बेस से रिएक्ट करेगा। ये क्या होगा आपके पास, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा हमारा, अगर वो हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। गार्लिक लाइक स्मेल हो गया आपका। दूसरी बात ये है, इसका इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, 30 डिग्री तो यूं ही आ जाएगा ना। और अगर इसकी बात करें, इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 500 नहीं 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों 44 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 500 डिग्री सेल्सियस। 44 डिग्री सेल्सियस और कितना होगा, 500 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हर पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चन एक इसमें बन सकता है। फॉस्फोरिसेंस, फॉस्फोरस का डार्क में चमकना जो फिनोमिना होती है, वो ये शो करता है, व्हाइट फॉस्फोरस ये शो नहीं करता। और ब्लैक पे तो बस उतना ही क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म फॉस्फोरस की कौन सी होती है, ब्लैक फॉस्फोरस। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आती है बच्चों, नहीं? तो इन पे कुछ क्वेश्चन हमने कंपैरिजन कर लिया। आपको स्टेटमेंट और असर्शन रीजन का आजकल फैशन है, अगर आपको बेसिक बातें क्लियर नहीं होंगी तो बड़ा महंगा पड़ जाता है, हम गलत करके आ जाते हैं अक्सर उसको।
तो बच्चों ये किसके बारे में बात की हमने, एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में। अब कुछ कंपाउंड के बारे में इसमें बात कर लेते हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इनके कंपाउंड्स की बात करें तो वो कंपाउंड आते हैं हाइड्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इसके ऊपर बनता है हाइड्राइड्स के ऊपर हमारा। हाइड्राइड्स के अंदर बच्चों अगर हम बात करें किस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये MH3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। MH3 का मतलब NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। तो ये इस तरह के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं आपके। अगर बच्चों हम बात करें कि थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब है दोनों आयंस का यानी कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट का साइज जितना ज्यादा कंपेटेबल होगा, जितना ज्यादा करीब होगा, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। अब हाइड्राइड आयन छोटा, नाइट्रोजन भी छोटा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। बिस्मिथ बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो सबसे पहली चीज क्या होगी आपकी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया, फॉस्फीन, एस्टिनीन, स्टेबीन और बिस्मिथीन, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है। अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी से एक चीज और देख ले हम, दूसरा हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग नेचर। क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है जितनी जल्दी वो हाइड्रोजन दे दे, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे को रिड्यूस कर दे, उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जल्दी हाइड्रोजन देगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा आपका। तो कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा, BH3। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप होगा बच्चों, क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। NH3 से ज्यादा कौन, PH3 से ज्यादा कौन, ASH3 से ज्यादा कौन, SbH3 से ज्यादा कौन, BiH3। बात जमेगी नहीं, आसान सी बात है। आपसे रिड्यूसिंग नेचर पे पूछेगा, थर्मल स्टेबिलिटी पे पूछेगा, बेसिक नेचर पे क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। आपको पता है अमोनिया, वैसे तो हमने बचपन से सुना है कि अमोनिया नेचर में बेसिक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो सबके पास ही होता है, लेकिन सबके पास में से जिसकी लोन पेयर को देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस तो सब होंगे लेकिन कैसा होगा आपका, अमोनिया सबसे ज्यादा, बाकी और बहुत कम बेसिक हो जाते हैं। अमोनिया वैसे कम बेसिक है लेकिन फिर भी उसके अलावा जो होते हैं वो बहुत कम बेसिक हो जाते हैं। PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि अमोनिया जो है बेसिक है, जबकि फॉस्फीन न्यूट्रल है ऑलमोस्ट लिटमस के लिए, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है आपका। तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत तेजी से शार्पली जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। और एक चीज और जो इसमें डाउन द ग्रुप बहुत शार्पली डिक्रीज करती है, जिसपे क्वेश्चन आपका बन सकता है, वो है बच्चों हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बच्चों अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो नाइट्रोजन में आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन एक लोन पेयर होता है। वेस्पर थ्योरी अप्लाई करें तो बॉन्ड एंगल हमको पता है अराउंड 107 डिग्री आता है, जबकि PH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 94 डिग्री होता है लगभग। देखिए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बॉन्ड एंगल इतना शार्पली डिक्रीज करता है, तो इतना शार्पली वो डिक्रीज नहीं करता। उसका एक रीजन ये है कि PH3 के अंदर जो होता है ना, प्योर P करेक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। P ऑर्बिटल्स एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल भी कितना पास है, 90 के बहुत पास है। तो इसके अंदर हाइब्रिड करेक्टर कम होता है, प्योर P करेक्टर। हालांकि हम इसको ड्रैगोज रूल से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इससे एक्सप्लेन करते हैं, बस आपको इतना पूछेगा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। शायद ये भी क्वेश्चन कभी पूछे कि इसके अंदर प्योर P करेक्टर ज्यादा होता है, इस वजह से इसके अंदर क्या होता है आपका ना बॉन्ड एंगल 94 डिग्री। बाकी के केस में और भी कम, इसका ना 91 होता जाता है, यानी बाकी इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 90 की रेंज में ही रहेगा बॉन्ड एंगल, जबकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा आपका। इसके अंदर हाइब्रिड स्टेट कम होती है, इतना याद रखो, और प्योर P करेक्टर ज्यादा होता है। आपको ड्रैगोस रूल वगैरह को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा। नेक्स्ट बात, सबसे बम क्वेश्चन, बड़ा बम क्वेश्चन वो आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर आता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर।
बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बच्चों बात करें तो बिस्मिथ के अंदर आपका साइज बड़ा है तो वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होगी, जबकि नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो बिल्कुल वैसा केस होगा जैसे HI HCl HBr HF, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस और होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा BiH3 का, फिर होगा आपका SbH3 का, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा बच्चों NH3 का, और फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों वो होगा आपका आर्सेनिक और PH3 का। यानी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। ये वाला जो केस है हमारे पास, ये बच्चों एक केस आपको एक्सेप्शनल दिखाई दे रहा है। ये एक्सेप्शनल क्यों दिखाई दे रहा है? डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, फॉस्फीन सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तुक्का भी हमारा सही से इस पे नहीं लगता, इसलिए हमें ये याद रखना है BiH3 SbH3 NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ASH3 और PH3 से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक मेल्टिंग पॉइंट पे और आ सकता है जो कम चांसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट बिस्मिथ, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट नहीं है, लेकिन बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके पास सबसे ज्यादा किसका होता है? अमोनिया का, फिर SbH3 का, फिर ASH3 का, फिर PH3 का। ये दोनों का केसेस में ही करीब है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो अमोनिया का ज्यादा होता है। हम मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जो क्रिस्टल में बेटर फिट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, जो क्रिस्टल में बहुत अच्छे से फिट हो जाए, या मॉलिक्यूलर मास ही ज्यादा हो, वंडरवॉल फोर्सेस ही ज्यादा हो, जो क्रिस्टल में बेटर फिट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। ये वाला क्वेश्चन कम आता है यूजुअली, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको आ चुका है और बिल्कुल लिखा हुआ आपको जेई में और नीट में आ सकता है आपको। मतलब अप्रैल अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जेई में बच्चे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के केस में। बच्चों ये कुछ बातें थी जो हमारी किसके बारे में हो गई? हाइड्राइट के बारे में हो गई हमारी। अब इससे आगे चलते हैं इसके हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट बातें किसके बारे में होंगी बच्चों? हैलाइड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज और, नाइट्रोजन जो होता है ना वो आपका अदर देन दीज नॉर्मल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजीन NH2 N3H, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया। N3H जो होता है ना हाइड्रोजोइक एसिड, नाइट्रोजन इस तरह के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन भी करता है। क्वेश्चन इस पे बहुत अच्छा आ जाता है, कई बार आ चुका है। N3H का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। N3H का ज्योमेट्री क्या होगी, इस तरीके से हम ज्योमेट्री इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा N3H का स्ट्रक्चर होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। जो एजाइड आयन है, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं ना, तो N3 नेगेटिव, ये जो बनता है ना एजाइड आयन बनता है इसका। N3 नेगेटिव की ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इस पे सब पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है बच्चों। ठीक है, इससे आगे की अब हम बात करते हैं। ये तो बात थी हमारी बच्चों किसके बारे में हो गई? हाइड्राइड्स के बारे में। इससे अगली जो बात होगी वो हैलाइड्स के बारे में होगी। किसके बारे में होगी बच्चों? हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स जो बनाते हैं जनरली, ये कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं, MX3 टाइप्स ऑफ हैलाइड बनाते हैं, MX3 एंड एज वेल एज MX5 टाइप्स ऑफ हैलाइड। MX3 टाइप्स के बनाते हैं और MX5 के बनाते हैं। पहला और आसान क्वेश्चन तो यही बनेगा, कौन सा ऐसा हैलाइड है जो आपका नहीं बनाती, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हैलाइड नहीं बनाती? बिस्मिथ BiX5 का फॉर्मेशन नहीं करता, और वो आपको पता है करता क्यों नहीं है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता। बाकी सभी एलिमेंट ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन हमारे करते हैं। और इसके अलावा बिस्मिथ के अलावा नाइट्रोजन आल्सो डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, मैंने अभी बताया था उसका रीजन। बिस्मिथ तो मैंने लिखा, बिस्मिथ के अलावा नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, क्यों नहीं करता? ड्यू टू
ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बच्चों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते, अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। तो कहां तक हो सकता है आपका? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन नहीं बनाता और बिस्मिथ नहीं बनाता, दोनों पे क्वेश्चन आए। अच्छा, ट्राई हैलाइड का, नाइट्रोजन की अगर हम ट्राई हैलाइड की बात करें बच्चों, तो ट्राई हैलाइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछेगा इनमें सबसे अनस्टेबल हैलाइड कौन सा है, तो NF3 जो होता है वो नेचर में अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। STABLE अनस्टेबल होता है, ठीक है। NCl3 जो होता है वो आपका येलो ऑयल होता है, एक्सप्लोसिव होता है, येलो ऑयल होता है और नेचर में कैसा होता है? एक्सप्लोसिव। ये दोनों जो हैं ये अमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, NBr3.6NH3 और Ni3.NH3, ये अमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन सबसे अच्छा ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज अनस्टेबल इन नेचर, आपसे पूछा जाएगा कौन सा है अनस्टेबल इन नेचर। तो NF3 जो होगा आपका अनस्टेबल इन नेचर होगा। NCl3 क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस होगी इसकी। NBr3 Ni3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? अमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, सब में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बिहेव करेंगे लुईस बेस की तरह, और इनकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज करेगी। इस पे क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। अमोनिएट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि हाइड्रोलिसिस करने पर ये NOCl देता है। NCl3 क्या देता है? NOCl, जिसको हम टिल्डन्स रिएजेंट भी कहते हैं बच्चों, टिल्डन्स रिएजेंट कहते हैं। टिल्डन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है हाइड्रोलिसिस करने पर। ये हमारा इतना क्वेश्चन हमारा इसका हैलाइड से आएगा। बाकी एलिमेंट जो है वो ट्राई हैलाइड, पेंटाइलाइड, जैसे फास्फोरस के PF3, PCl3, PBr3 और PI3, सारे हैलाइड का फॉर्मेशन इसमें आपका होता है हमारा, ठीक है ना। PI3 हालांकि हम माने कम स्टेबल होता है, बाकी हैलाइड का फॉर्मेशन हमारा इसके अंदर होता है। और ये ट्राई हैलाइड हाइड्रोलिसिस करने पर मेनली H3PO3 देते हैं, H3PO3 देते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस एसिड कौन सा देते हैं आपका? फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 का फॉर्मेशन करते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा पेंटाहेलाइड का जो फॉर्मेशन होगा इसमें, चला गया उठ के, ऐसे नहीं करो भाई, ऐसे नहीं करो, परेशान ना करो। NH3, ठीक है, H3PO3 का फॉर्मेशन। पेंटाहेलाइड कौन से बनेंगे आपके? PCl5, ठीक है। NCl5 का फॉर्मेशन होता नहीं आपका, PBr5, ये Br5, PI5, ठीक है। PBr5, PI5 ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा। सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है बच्चों, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव। सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है PBr4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ये एग्जिस्ट करता है PI4 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं, ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, जबकि अगर सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो ये होगा आपका sp3d, sp3 खाली, ये sp3 और ये वाला होगा sp3d2, यानी दो हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस केस में सिर्फ sp3 होगा, इस केस में सिर्फ sp3 होगा। बात समझ में आती है? नहीं, PBr3 और PI3 के ऊपर ये क्वेश्चन हमारा
बन सकता है सॉलिड फॉर्म में किस किस हाइब्रिड स्टेट में। PCl5 पे क्वेश्चन आपका आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा बच्चों फास्फोरस के बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या बनाते हैं आपके पास ट्राई हैलाइड AlCl3 SbCl3। इनके हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम तो हमारे पास बनता है AsSbOCl। आर्सेनिक की अगर मैं बात ना करूं AsCl3, SbCl3 की अगर बात करूं, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो SbOCl कहलाता है। ये SbCl3 जो है बच्चों बटर ऑफ एंटीमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बटर ऑफ एंटीमनी। सेम केस आपका BiCl3 के साथ भी होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो BiOCl का फॉर्मेशन ये भी करेगा आपका। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन आपका, हालांकि ये पॉइंट जो है इन पे चांस क्वेश्चन आने के आजकल कम हो गए थोड़े से। बटर ऑफ एंटीमनी आपसे नाम पूछ सकता है, ये नाम इसका यहाँ पे आप याद रख सकते हो। तो ये बात हो गई बच्चों हमारे ट्राईहेलाइड्स के बारे में और पेंटाहेलाइड्स के बारे में। बिस्मिथ पेंटाहेलाइड फॉर्मेशन नहीं करता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके बाद बच्चों जो हमारी बात आती है वो आती है हमारी ऑक्साइड की। किसके बारे में बात आएगी बच्चों? ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। ऑक्साइड बच्चों ये सारे जो कंपाउंड हैं दो तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक फॉर्मेशन करते हैं M2O3 और एक फॉर्मेशन करते हैं M2O5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन सारे टाइप के ऑक्साइड बनाता है, बिस्मिथ पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता, Bi2O5 का फॉर्मेशन नहीं करता, नाइट्रोजन बनाता है आपका। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंसी यहाँ पे एक्सीड नहीं करेगी, आपकी डी ब्लॉक की डी ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिस्मिथ +5 नहीं शो करेगा, वो इनर्ट पेयर की वजह से शो नहीं करेगा, तो पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता। बाकी सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इनमें सबसे पहले पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों ये दोनों ऑक्साइड नेचर में एसिडिक है, एसिडिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की उतना एसिडिक ज्यादा होगा। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड है, और मेटेलॉइड के ऑक्साइड हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं आपके। और बिस्मिथ जो होगा वो आपका बेसिक होगा नेचर में। मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, और ये बिस्मिथ का जो होगा वो तो आपका अनस्टेबल होता है आपका ऑक्साइड। ये भी कैसे होंगे नेचर में? एसिडिक। ये नेचर में कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। और वो नेचर में आपका अगर होगा तो वैसे अनस्टेबल है, लेकिन होगा तो कैसा होगा नेचर में? बेसिक होगा। अदर देन दिस नाइट्रोजन जो होता है वो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ये नाइट्रोजन क्या करता है? हमारा वैरायटी ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इन ऑक्साइड के बारे में और ऑक्सी एसिड के बारे में हमारी बात होगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है रमजान का टाइम हो रहा है तो मुझे रोजा अफ्तार करने के लिए जाना पड़ेगा। तो आज के लिए तो हम यही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा रह गया ऑक्सो एसिड, जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन वो इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे। आज के लिए सभा समाप्त करते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू।